Hello, Namaskar. Welcome to Talking Point Blank. And on Talking Point Blank, today we are again on to the point with Abhijit. Hi, Abhijit. कैसे हो यार? बिल्कुल ठीक. Welcome back. So आज मैं टॉपिक मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कोई आपके पास. एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट है मेरे पास एंड द ट्वीट इज एंड आई एम गोना रीड इट आउट. ब्रेकिंग न्यूज हैज ब्रोकन डाउन विद अ फेक न्यूज. टाइगर इज 60 पर जिंदा और निडर है. रेडी एज ऑलवेज टू प्ले विद द स्ट्रेट बैट, bring on the haters and the pussycats, although I like cats. नहीं तो क्या ये 60 साल की उम्र में क्या But उम्मीद guess कर who- रहे थे कि ये मर जाएंगे? But guess who is it? कौन है? राजदीप सरदेसाई. राजदीप सरदेसाई. What has gotten into this man? मुझे ऐसा लगता है कि जो सुबह से ये र्यूमर्स उड़ रहे थे कि इनको लात मार करके किसी एक बहुत ही बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाला जा रहा है, जब ये चीज़ें ज़्यादा हो गई तो इन्होंने लगा कि एक बहुत ही अच्छा वक्त है कि सफाई दे दी जाए. तो शायद इन्होंने सफाई देने की कोशिश की है. हालांकि सुनने में आ रहा है कि इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दी. कुछ ऐसा हुआ है क्या? ये ट्वीट तो है, बट अभी इन्होंने 3 मिनट पहले एक और ट्वीट किया है कि ब्रेकिंग न्यूज, टाइगर जिंदा है और निडर है. मुझे लेकिन बड़ा ये विवादास्पद बयान लगता है. बहुत ज़्यादा मेरे एतराज़ात हैं. किस एंगल से ये इंसान टाइगर है? पेपर टाइगर बहुत लोग होते हैं. मैं तो कह रहा हूँ टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे अंदर. बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट स्टनिंग एनिमल है. ये किस हिसाब से टाइगर है? मतलब मैं तो कॉकरोच भी नहीं कहना चाहूंगा इसको. I'll call him a दे circus कैन cat. सर्वाइव न्यूक्लियर वॉर. I can call him a circus का टाइगर. मैं तो Somebody who has been tamed to do a ये एक circus on a ऐसा TV जानवर show. है जो एग्जिस्ट नहीं करता है. कोई भी ऐसा समाज जहाँ पे लोग अपने मुल्क के लिए जिम्मेदार हैं, अपनी सामाजिक, जिनके पास सामाजिक अकाउंटेबिलिटी है, ये उस तरीके के सारे लोगों से नफरत करता है. नफरत नहीं करता है, उन सबको काटने को दौड़ता है. So then you can guess what kind of an animal he is. So I'm not लाइलाज going to बीमारी है. go on what kind of an animal he is, but his statement, especially on POJK, Yes. right? I think nobody can damage you more than what he has said in that statement by saying that, POJK can go to Pakistan and that should be turned into an IB line. What has gotten into this man? Why is he making these kind of statements? मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा. एक जान पहचान के हैं, वो शख्सियत पाकिस्तानी ही हैं, नामी गिरामी पाकिस्तानी शख्सियत हैं. उनके सुबह सुबह उन्होंने मेरे को टैग भी किया किसी ट्वीट पे. जब मैंने वहाँ पे जवाब नहीं दिया तो उन्होंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा और उन्होंने एग्जैक्टली इसके यही वाले एपिसोड का रेफरेंस दिया और कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट सेन वॉइस फ्रॉम इंडिया टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू या जो भी है. तो आप ये देखिए कि इस तरीके के जब ये स्टेटमेंट्स देते हैं तो जो पाकिस्तानी मीडिया है या जो भी फॉरेन मीडिया है जो समहाउ पाकिस्तान के नैरेटिव को पहले पुश करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे नैरेटिव को पुश नहीं करती या डालती नहीं है, लेकिन प्राइमरी फोकस उनका पाकिस्तान के ही नैरेटिव पे होता है. वो लोग इन सब चीज़ों को सबसे पहले कैच करते हैं. उसके बाद इसको इतना ज़्यादा चलाया जाता है कि ऐसा समझ में आता है कि यही एकमात्र सोल्यूशन है. No, और अगर पाकिस्तानी ये बात करते हैं तो I have a counter question to that Pakistani sane person. What happened to your jugular vein? The moment you will say want to draw a line, that means you have cut off your jugular vein. तो आसिम मुनीर का जो फिर मुल्ला मुनीर का ड्रामा है सारा जुगलर वेन का, वो तो फेल हो जाता है ना. बिल्कुल. इसके दो एस्पेक्ट हैं. कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो चाहते हैं जो चीज़ जहाँ पे है वो वहीं पे रुकी रहे, लेकिन बहुत कम संख्या है ऐसे लोगों की. 90% लोग ये हैं, उनको लगता है कि आज नहीं तो कल, और ये हकीकत है. इन लोगों को इस तरीके से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया गया है कि इन लोगों को लगता है आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कश्मीर हमारे पास आ जाएगा. उन ऑडियंस को इस तरीके के लोग फीड करते हैं. और उन ऑडियंस में मैं गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ. मुझे नहीं लगता है कि जो बेहद गरीब तबके के लोग हैं उनके पास इतना ज़्यादा वक्त है भी कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचें. जहाँ पे खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं. देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में खाने पीने के लिए नहीं है. मिक्सअप ऑफ न्यूज़ होता है व्हेन इट कम्स टू खाना पीना, ठीक ठाक है उनके पास. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो गरीब तबके का इंसान है उसके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है. आप जो अंग्रेज़ी और ज़हीन उर्दू स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी कन्विंस्ड है कि आज नहीं तो कल हमारे पास पाकिस्तान आ जाएगा. वो लोग इसे पिक करते हैं, उसके बाद ये नैरेटिव इंडियंस पे ही पुश करते हैं. अब आप देखिए कि आपके पास एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को कॉन्टिन्यूसली फीड करता है. मुझे ये नहीं समझ में आता है. देखिए, सबसे पहले तो जिस
बड़े मीडिया हाउस ने इन्हें प्लेटफॉर्म किया गया है। मैं उनकी ज़हनियत पे बात करता हूँ, मतलब पैसा कमाना अपनी जगह है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट आप एक ऐसे बंदे को आपने प्लेटफॉर्म किया हुआ है जो ओपनली इस तरीके की चीज़ें बोलता है। इसके पीछे ना कोई लॉजिकल सेंस है, ना कोई टेक्निकल सेंस है, इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं है, 100% एंटी गवर्नमेंट है। इसको छोड़ करके अगर कोई और कॉमन इंसान, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, अगर आप समझना चाहें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस तरीके का स्टेटमेंट दे दें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है। Anti-garment hona is fine. I don't mind. बिल्कुल। You are anti-garment. It's your right. It's your democratic right to be anti-garment. But how can you be? I don't label people anti-national. I never say ki you are an anti-national. But when you are working against the nation, against the interest of the nation, then that label comes in. FIR, I think this man has crossed a red line. There has to be a red line when it comes to India's integrity. I think he has questioned that integrity today. And I think, it is very safe to say that this man is actually a borderline anti-national for me, because जो अपनी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं देख सकता, जो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी नहीं समझना चाहता, जिसके अंदर गवर्नमेंट के लिए इतनी हेट है कि वो गवर्नमेंट हेट के पीछे कुछ भी बोले, मुझे लगता है कि दैट मैन इज लिटरली इनसेन. People like this should not be sitting in TV studios and doling out, peacenik jo apne aap ko bolte hain. Peace doesn't come with this kind of thing. Peace comes when there is self-respect. Peace comes when your interests are met. That is when stable peace comes. तुम किसी के बीच में लाइन खींच लो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइन नहीं खींची क्या? पीस है क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? राइट? पंजाब के बीच में लाइन नहीं खींची क्या? पाकिस्तान ने रुक गया क्या टेररिज्म करने में पंजाब में? Didn't they try terrorism in Punjab? Punjab was never a contested area. So this kind of a mindset, how do we deal with this kind of a mindset? Does government need to draw a red line when it comes to these dangerous narratives? देखिए 3 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले जब मैंने कहा था कि एंटी गवर्नमेंट से मेरा मतलब ये था कि एक ऐसा वक्त जब नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट है, विच इज़ फॉलोड बाय नेशनल यूनिटी ऑल्सो। आप इस तरीके के नाजुक हालात में आप एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हो जो हर एक तरीके से एंटी गवर्नमेंट प्लस एंटी नेशनल, दोनों को ये क्वालिफाई करता है। अच्छा, इनकी हिस्ट्री इस तरीके की रही है। जब ट्रैक्टर रैली थी रिपब्लिक डे के दौरान, तब इन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने किसी प्रोटेस्टर को शूट कर दिया गया है। बाद में पता चला कि वो ट्रैक्टर ओवरटर्निंग की वजह से He died because of उनकी मौत overturning. हुई There was no firing. तो Yeah. सब आप देखिए, इस इंसान को अपनी बदतमीजी के लिए कभी पे बैक नहीं करना पड़ा, और आज की तारीख में इनके पास और भी ज़्यादा आज़ादी है क्योंकि जो मोहतरमा है वो सांसद है। नहीं, मगर एक चीज मुझे आप बताओ, what is the compulsion of the government कि this man doesn't have to pay back for this, I would not call it sins, but for the misadventures of what he has carried in the past. देखो, misreporting is one thing. You can always go and say, sorry, I misreported or I did it. But deliberately trying to do this kind of thing when you know that your relations with Pakistan are bad. And there is another thing. When you know that you have an all-party delegation which is visiting different parts of the world, trying to brief the world on Pakistan and how Pakistan perpetrates terrorism in Jammu and Kashmir. जिस टाइम पे आपका डेलीगेशन पूरी दुनिया में घूम रहा है, अगर आप इस टाइप की बातें करना चाहते हो तो कहाँ से क्यों कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है और चाहते क्या हो, और कैसे इस पे लगाम लगाई जाए? देखिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो सब लोग कहते रहते हैं कि ये हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, इसके साथ साथ आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं नेशन के लिए। लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, और आज़ादी के नाम पे इंसान को लगता है कि उनके पास लाइसेंस मिला हुआ है कुछ भी कह देने का। बहुत लोग हैं जो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे हिसाब से देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि जो आज़ादी होती है वो ज़िम्मेदारी के साथ आती है। अदरवाइज़ जो एक इस्टेब्लिश्ड और सिस्टमैटिक लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं न कहीं बिगड़ने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि आज तक हम लोग डेटरेंस की बात करते रहते हैं ना, सबसे बड़ा चक्कर ये है कि राजदीप सरदेसाई और इस तरीके के जितने भी पत्रकार हैं, कभी कोई सॉलिड डेटरेंस सेट ही नहीं किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इनका मुंह बंद कर देना चाहिए,
लेकिन जैसे न्यायालय ने प्रोफेसर साहब को याद दिलाया कि आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, कोई कभी इनको भी तो याद दिलाए। लेकिन चक्कर ये है कि ऐसे लोगों के हाथ जो होते हैं, वो जो ओवरऑल इकोसिस्टम होता है, बहुत गहरी जगह तक पहुँचे रहते हैं और समहाउ किसी न किसी तरीके से ये बच जाते हैं। अभी आप देखिए जिस इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं, मुझको लग रहा है जब तक डुबो नहीं देंगे पूरी तरीके से, तब तक ये बंदा चुप नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मालिकान हैं इंस्टीट्यूशन के, उनको नहीं पता है क्या कि किस तरीके के स्टेटमेंट्स बोले जा रहे हैं, अनटिल अनलेस ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी हो कि इधर से राजदीप सरदेसाई कुछ बोलेंगे, उधर से गौरव सावंत कुछ बोलेंगे, दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, हमारी टीआरपी जनरेट होगी, हमारे पैसे जनरेट होंगे। टीवी स्टूडियोज वैसे ही काम करते हैं, गेट वन फॉर वन अगेंस्ट, क्रिएट अ सर्कस एंड मेक मनी। ठीक है, चंदा जमा करो, पैसे जमा करो और करो। तो अगर जिंगोइज्म क्रिएट करना है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ताकि आपकी टीआरपी बढ़ सके, तब तो फिर ये तो लाइलाज बीमारी है, कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती है। ठीक है, जिंगोइज्म आप क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेंसिटिविटी ऑफ योर मैसेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हो कौन ये बताने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्हें कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है? कितने सारे लोगों का खून बहा है, कितनी माओ ने अपने बेटे खोए हैं। अभी पहलगाम हुआ। हाँ, कितने लोग विधवा हुए हैं, कितने लोगों के बेटे खत्म हुए। मतलब आप हो कौन ये बोलने वाले? आप सो कॉल्ड सबसे बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, इनकी कही हुई एक भी चीज़ आज तक सही नहीं हुई है। ये बंदा नेशनल इलेक्शन छोड़िए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन छोड़िए, जनरल इलेक्शंस छोड़िए, स्टेट इलेक्शंस छोड़िए, ये बंदा ग्राम प्रधान और बीडीसी का इलेक्शन भी नहीं सही बता सकता है। Hold on to that, because I have a different question for you. This man has not said this on his own. We know that ये जो आपने बात अभी बोली, यूर एब्सोल्युटली राइट, और ये हमेशा कांग्रेस को डिफेंड करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है, इट इज अ कांग्रेस मैसेजिंग which he is trying to convey to the Pakistanis, that what their stance on Kashmir is? कांग्रेस के साथ एक समस्या है, और ये बहुत ये इनकी मानसिक समस्या है, जहनीत तौर पे ये इतने ज़्यादा बीमार हो चुके हैं कि एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है। और मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बहुत आवश्यकता है। अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी चीज़ दे देता हूँ, अगर ये कास्ट सेंसस इन सब चीज़ों को छोड़ करके अगर महंगाई के बारे में सरकार को घेरने की कोशिश करें, तो ये कुछ वोट बटोर भी सकते हैं। लेकिन मैं अब बताता हूँ कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है। राहुल गांधी की अपब्रिंगिंग किसके साथ हुई है, किसके साथ नहीं हुई है, इस चीज़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, अभी देखिए ये बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है। उनको ये लगता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल को अपील करेगा, वो दो, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं के वोट्स अब उन्हें नहीं मिलते हैं। उसका टोटल फोकस होता है कि पोलराइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स एज मच एज पॉसिबल एट द सेम टाइम। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डिवीजन अमंग द हिंदू वोट्स। इसको छोड़ करके उनकी पॉलिटिक्स सस्टेन कर ही नहीं सकती है। अब इसका दूसरा स्टेज ये है, मोदी और बीजेपी, सबसे पहले आप देखिए मोदी से इतनी ज़्यादा नफरत है कि वो पूरी बीजेपी एज अ पार्टी से नफरत करते हैं। अब मोदी प्लस बीजेपी प्लस अमित शाह से प्लस योगी जी को भी मैं इन्वॉल्व करूँगा, हालांकि उत्तर प्रदेश में बची नहीं है। इन तीनों को कंबाइन करके उनको इतनी ज़्यादा नफरत है कि अब वो भारत सरकार से नफरत करने लगे हैं। वो बिल्कुल भी डिफरेंस अंतर नहीं पता कर पाते हैं कि मोदी जी एक शख्सियत हैं, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो भी एक शख्सियत हैं, उसके बाद भाजपा एक पार्टी है, लेकिन भारत सरकार एक टोटली डिफरेंट चीज़ है जो कि 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो इनका विरोध करते करते वो भारत सरकार का विरोध करने लगे हैं। और इन सब चीज़ों को अगर आप ऐड कर दें तो इन जनरल हिंदुओं से नफरत है उनको, जो क्रियाकलाप हैं उनसे नफरत है, उन्हें कुंभ से प्रॉब्लम है। आपकी पार्टी में राहुल गांधी के बाद जो सबसे बड़ा इंसान है आज की तारीख में, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं कुंभ से किसी को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मतलब किस तरीके का स्टेटमेंट है?
I'll add to that, भारत सरकार ठीक है, you can criticize भारत सरकार also. I think मुझे लगता है कि इनकी नफरत इतनी बढ़ गई है कि ये भारत सरकार से ऊपर जाके अब भारत से खुद नफरत करनी शुरू मैं कर वही दी। कह रहा हूँ कि इन चीज, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि ये सारी एंटिटीज एक हैं, हिंदू, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी, उत्तर प्रदेश, जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, ये सारी एक चीज है और मुसलमान इस चीज के बाहर हैं। तो उनकी कोशिश यही रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके आप मुस्लिम्स को अपीस करिए। इनकी गलती नहीं है, आप जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं तो मुस्लिम समाज का एक तबका है जो आपको आगे आकर के वोट देता है, और इनको लगता है कि जितना ज़्यादा ये करेंगे, और 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद से हम लोगों ने ये चीज़ बहुत कायदे से गौर की है कि आज की तारीख में नेशनल लेवल पे मुस्लिम्स तब भी कांग्रेस के साथ झुके हैं। स्टेट लेवल पे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पे उनको लगता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो उनको किसी भी तरीके की चीज़ों से जो एग्जिस्ट नहीं करती है निजात दिला पाएगी। हालांकि कांग्रेस ने आज तक की जितना मोदी जी ने, और मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा नहीं, हूँ, this is fact. We have जितना data. ज़्यादा इन्होंने बीते 11 साल में किया है, इतना ज़्यादा आज तक किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया है। लेकिन अगेन आइडियोलॉजी वाली बात है ना, व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी, कांग्रेस और मुस्लिम्स एक बीच में है। So you think that this man has basically carried over a message? ये basically टाइगर नहीं है, ये कबूतर है, और इसने कबूतर तो तब भी messaging- काम आता है, ये तो वो है जो कभी कांग्रेस के आज तक काम आए ही नहीं। उल्टा इस तरीके की जितनी बार इस तरीके की चीजें बोलता है, मैं आपको बता रहा हूं, 10 से 20 से 50 फैन सिटिंग ऑडियंस जो इन सब इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करती है, वो डिसाइड कर लेती है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगी। और आपके पास तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। कितने सारे लेफ्टिस्ट हैं, कितने सारे सेंट्रल लेफ्टिस्ट थे जो सेंट्रल लेफ्टिस्ट बने हैं, जो सेंट्रल लेफ्टिस्ट थे वो सेंटर हो गए हैं, जो सेंटर वाले थे वो सेंटर राइट हो गए हैं, जो सेंटर राइट थे वो एक्सट्रीम राइट हो गए हैं। आपको एक पॉलिटिकल एंटिटी का विरोध करना है, लेकिन आप उस विरोध के चक्कर में एक पूरे समाज का विरोध करने लगे हैं। आपको महंगाई नहीं दिख रही और बहुत सारे ऐसे मसले हैं, लेकिन आपको कास्ट सेंसस करवाना है, और जहां पे आपकी गवर्नमेंट है, जहां पे कास्ट सेंसस हुए हैं, उसका कोई भी कॉम्प्रहेंसिव डेटा आप रिलीज करने के लिए तैयार ही नहीं है। कर्नाटक क्योंकि आपका एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है, एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है, जिन लोगों के ऊपर ये डेटा किया गया है वो पूरी कम्युनिटी कुछ और कह रही है। So let's sum this up. So basically, this statement he made is a tacit signaling to cross the border of what maybe the other political parties in the opposition would be looking at the Kashmir factor when it comes to Pakistan and making peace with Pakistan. This might be something they would like to offer or talk about. कि चलो यहाँ line divide करते हैं, ये करते हैं, ठीक है. The problem with this thing is that this has a larger narrative to play because caste census आता है, ठीक है, आपका गवर्नमेंट का वर्किंग आता है, चाहे फिर आपके हिंदू त्योहार आते हैं या कुछ, anything which comes in, everything is being opposed because they think that by consolidating the Muslim vote, and this consolidation of Muslim vote is also, I think they want to alienate the Muslims from the rest of the country. They want to keep them alienated from the rest of the country. आप देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश था। आपने एक लिमिट से ज़्यादा पोलराइजेशन करने की कोशिश की, कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, और आपके कंसोलिडेशन के चक्कर में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वीटो खत्म हो चुका है। Great. So we'll end this up here. The only thing I will say is the man might think he's a tiger and he plays with a straight bat. But the problem with his straight bat is that he always gets yorked by a yorker and his straight bat doesn't reach his foot because he's 60-year-old. He has lost his composure. He has lost his reasoning. And he has just become a tool for propaganda. So for Talking Point Blank, we're going to end it here. Thank you so much. Please like, share, subscribe. Send us super stickers, super chats, and please subscribe to be members. That will really help us to bring this content out. And there is one more thing. Whatever you guys would like us to talk next, or if you have any questions, please leave it in the comment. We will come back in the next episode and we'll try to answer all your questions. Till that time, Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद, जय भारत।